Next is wrist joint. Again, let's start with anatomy. तो सबसे पहले बोनी लाइन मार्क कौन कौन से होते हैं, पढ़ के आए हो, सबको मालूम है कि क्या क्या होता है, बट यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हो सामने, स्पेशली पाल्पेशन में हमें क्या क्या मिल सकता है, और कोई चीज अगर आपको मिलती है तो कैसे मिल सकती है या किस वजह से नहीं मिलती। जो सबसे पहले चीज है, अभी बोन छोड़, इतने पोर्शन पे आप फोकस करो, इज द अरेंजमेंट ऑफ योर कार्पल्स। और रेस्ट में रेस्ट ऑफ द लैंडमार्क बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो आइडेंटिफाई द कार्पल्स। ठीक है, अब कार्पल्स में भी आप पोस्टीरियर अप्रोच से करोगे, पोस्टीरियर पाल्पेशन टेक्निक यूज करोगे, तो इज इट easy to identify the bony landmark from the posterior approach। पीछे से हम ऑलमोस्ट सारी की सारी कार्पल को पाल्पेट कर सकते हैं, एक दो में कुछ प्रॉब्लम होती है तो होती है, बट जो एंटीरियर अप्रोच होती है उसमें कुछ ही बोनी लैंडमार्क हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, एक तो जैसे एनाटॉमी में पढ़ते हैं, ये भी एनाटॉमी ही है, लेकिन और मेमोराइजिंग आप कैसे पढ़ते हो, प्रॉक्सिमल लो, आपका दिमाग में एक सीन बनता है कि एक लाइन में सारी बोन है, कुछ हॉरिजॉन्टली अरेंज है, तो से डिस्टल लो, उसमें भी 4 है, वो भी आपका ऐसे ही कुछ अरेंज है, टोटल 8 बोन होती है, बट उनका अरेंजमेंट ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, दिस इज द प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेटिंग सरफेस। प्रॉक्सिमल पार्ट जो रिस्ट का फॉर्मेशन होता है, बेसिकली इट इज फॉर्म बाय प्रॉक्सिमली, इट इज फॉर्म बाय योर रेडियस एंड अल्ना, बट उसमें भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, रेडियस लोअर एंड। दिख रहा है यहाँ फिगर से भी आप समझ सकते हो कि सारा जो आर्टिकुलेशन है वो रेडियस का है, अल्ना एक साइड में पड़ी है, इसीलिए रेडियो कार्पल भी बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, इसका शेप कैसा है, इट इज ऑलमोस्ट कॉनकेव। जो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेटिंग सरफेस वो क्या है, ऐसी है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, जो लोअर एंड है, तो ये क्या है, कॉनकेव है। तो कॉनकेव अगर ये है तो जो प्रॉक्सिमल रो होगी वो भी कॉनकेव होगी। एक साइड में आपका स्केफॉइड, फिर बीच में आपकी ल्यूनेट, फिर ट्राइक्वेंट्रम एंड अल्टीमेटली पीसीफॉर्म। लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले दिस इज स्केफॉइड, प्रॉक्सिमल रो, स्केफॉइड, फिर दूसरा कौन है, ल्यूनेट, और यहाँ पीसीफॉर्म आगे दिख रही है, ट्राइक्वेंट्रम तो दिख नहीं रही है, ट्राइक्वेंट्रम यहाँ पे थोड़ी सी दिख रही है। क्यों, क्योंकि पहले भी डिस्कस किया था कि जो आपकी प्रॉक्सिमल रो की 3rd एंड 4th बोन है, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, इट इज एंट्रो पोस्टीरियर ओरिएंटेड, 1 2 3 4 ऐसा नहीं होता, 1 2 3 एंड 4। तो लास्ट लेक्चर में ऐसे डिस्कस किया था ना, जैसे 2 रो है तो पीछे की रो में 1 2 3 एंड 4, ये पीसीफॉर्म है, इसके पीछे ट्राइक्वेंट्रम है और ल्यूनेट है स्केफॉइड। ये इसलिए दिमाग में सीन बनवा रहे हैं क्योंकि आप पाल्पेशन में शिफ्ट करना होता है, आपका पाल्पेटिंग थंब पैड और फिंगर पैड आप शिफ्ट करते हैं, तो आपके सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। एनाटॉमी में जो था यहाँ पे हमें पाल्पेशन करना है, तो एग्जैक्ट ओरिएंटेशन या जो भी लैंडमार्क आपको आइडेंटिफाई करने हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पे, ठीक है। पीसीफॉर्म के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था, पीसीफॉर्म सबसे ज्यादा इजी होती है टू आइडेंटिफाई। रिस्ट जॉइंट लाइन है जस्ट एट द बेस ऑफ योर लिटिल फिंगर, बिल्कुल रिस्ट के लेवल पे आ जाओ, जहां पे आपकी क्रीचर्स दिखाई पड़ती है। एंटीरियर रिस्ट पे सबके यहाँ पे क्रीचर्स होती है ना, ब्रेसलेट लाइक फोल्ड होता है स्किन का। सबसे ज्यादा डिस्टल वाला जो होता है उसके आसपास आप जैसे ही वहां से टुवर्ड द लिटिल फिंगर आप मूव करोगे,
एक बोनी प्रोजेक्शन फील होगा। दिस इज द लोकेशन ऑफ योर पीसी फॉर्म। और अब आगे एंटीरियर अप्रोच से तो आप डायगोनल फील ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट इज अरेंज पोस्टीरियर टू द पीसी फॉर्म। अगर इसको पाल्पेट करना है तो आपने यहां पे ऐसा ग्रिप जब बनाई, दिख रही है ये ग्रिप, तो ऑटोमेटिकली जिस टाइम पे आपने पीसी फॉर्म पे ग्रिप बनाओगे, बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेटेड, जब आप पीसी फॉर्म को पाल्पेट करने के लिए ग्रिप बना रहे हो, तो उसी टाइम पे अब सेम टाइम पे आपको दिख रहा है कि आपकी इंडेक्स फिंगर कहीं पे है, इट इज ओवर द ट्राइक्विंटल। ठीक है, किसी दूसरे के हाथ को ऐसा पकड़ के अगर अभी अपने पे, तो क्योंकि आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो इसको मूव नहीं कर सकते। लेकिन अपना अपने साथ में कोई बैठा है, उसके हाथ को बिल्कुल लूज करो और आप ये परफॉर्म करो, आप पूरी की पूरी बोन फील करोगे कि आगे पीछे शिफ्ट हो रही है। वो इसलिए भी है क्योंकि यहां पे आपको एक गैप दिख रहा है, जहां पे आपका अल्लाह का आर्टिकुलेशन है, यहाँ पे गैप दिख रहा है, और वो गैप भी आप फील कर सकते हो। अल्लाह के ऊपर जरा अपनी फिंगर रखो और शिफ्ट करो और थोड़ा सा हाथ ऐसा ऐसा करो, बीच में एक गैप फील हो रहा है। वो गैप क्यों फील हो रहा है? ये ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे होता है। क्या होता है? एक अलग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है वो? आर्टिकुलर डिस्क। जैसे ऑल जॉइंट में मिलती है डिस्क, जैसे आपकी स्पाइन में डिस्क मिलती है, वैसे ही आपके रिस्ट जॉइंट में भी आर्टिकुलर डिस्क होती है। तो ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड होता है दैट कार्टिलेज और डिस्क, उससे फील्ड होता है। लेकिन वो भी फिर भी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप फील कर सकते हो जब आप ऐसा ऐसा मूवमेंट करोगे एट द साइड। अल्नर स्टेरॉइड प्रोसेस बहुत इजी होता है, बिल्कुल राउंडेड स्ट्रक्चर है। फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड यू कैन आइडेंटिफाई इट वेरी इजीली। रेडियस और अल्नर स्टेरॉइड प्रोसेस पीछे से बिल्कुल क्लियर कट होता है, और अल्नर में तो और क्लियर होता है, बिल्कुल राउंड होता है। इससे लेफ्ट साइड में प्लेस करो थंब पैड और फर्दर मूव करो टुवर्ड द लिटिल फिंगर। तो जैसे ही आप ये सेलॉइड प्रोसेस से आगे मूव करोगे, आपको क्या मिलेगा? एक गैप मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो मिलेगा दैट इज पीसी फॉर्म। अगर एंट्रोमीडियल एस्पेक्ट पे आप मूव करो तो यहाँ पे एंटीरियर साइड में आपका पीसी फॉर्म मिलेगा, और अगर आपने ऐसी ग्रिप बनाई तो आपकी दोनों ही बोन पाल्पेट होगी। आपकी ट्राइक्विंटल एंड पीसी फॉर्म दोनों ही पाल्पेट कर लो। ये एक ऐसे ही डिस्कस किया। अभी फिलहाल अरेंजमेंट की बात करें। नेक्स्ट कौन सी बोन है? यहाँ पे इसके पॉइंट है। एंटीरियर से हम एक चीज कर सकते हैं, इसके पॉइंट नहीं फील कर सकते, बट ट्यूबरकल ऑफ इसके पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक दूसरा लैंडमार्क एट द बेस ऑफ द थंब। फिर से आपका जहां पे ट्विस्ट है, कई लाइनें बनी होंगी, मल्टीपल लाइन होंगी, उसमें से जो आपका डिस्टल वाली है वहां से थोड़ा सा आगे की तरफ जाओ और रिस्ट को आप थोड़ा सा एक्सटेंशन में लेके आओ, और यहां पे बेस ऑफ द थंब यहां पे ट्राई टू आइडेंटिफाई। पहला तो रेडियस को क्लियर कर लो कि ये रेडियस है। आप जॉइंट लाइन क्रॉस कर रहे हो, मूव कर लो, पता चल जाएगा कि कहां पे जॉइंट लाइन है। जहां पे मूवमेंट हो रहा है उससे और डिस्टेंस मूव करेंगे, एंड अल्टीमेटली परफॉर्म अ सर्कुलर पल्पेटरी टेक्निक। और एक बहुत छोटा सा बोनी लैंडमार्क बाहर निकलता हुआ होगा, ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो पेन होता है। दैट इज द लोकेशन ऑफ योर ट्यूबरकल ऑफ स्कैफोल्ड। दो स्ट्रक्चर हो गया, एक इधर पीसी फॉर्म हो गया, दूसरा स्कैफोल्ड या स्कैफोल्ड का ही पार्ट आपका ट्यूबरकल ऑफ स्कैफोल्ड। दिस इज द सेकंड बोनी लैंडमार्क। नेक्स्ट, पीसी फॉर्म से और डिस्टल जाओगे, यहां पे एक दूसरी बोन है, जब डिस्टल टू पीसी फॉर्म।
एट द अल्वर साइड। रेडियल साइड में क्या है यहाँ पे, अच्छा अगर इसको अभी आगे वैसे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी प्योर एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं। अगर कॉलम वाइज डिवाइड करोगे इन सारी बोन के अरेंजमेंट के हिसाब से, तो ये पूरे रिस्ट को आपको 3 कॉलम में डिवाइड किया जाता है, रेडियल कॉलम, सेंट्रल कॉलम एंड अल्नर कॉलम। रेडियल में आपकी 3 कार्पल्स होती हैं, कौन कौन सी हैं? दिस इज योर रेडियल साइड, और आप देख सकते हो कौन कौन सी बोन इसमें आ रही है, स्कैफोल्ड, ट्रेपेजियम एंड ट्रेपेजॉइड। दिस इज योर रेडियल कॉलम। 2 बोन सेकेंड रो की, 1 बोन फर्स्ट रो। प्रॉक्सिमल कार्पल का एक बोन होता है, वो आपकी स्कैफोल्ड होती है। जो सेकंड या डिस्टल कार्पल की रो होती है उसकी 2 बोन होती है, ट्रेपेजियम एंड ट्रेपेजॉइड। दिस इज द पार्ट ऑफ योर रेडियल कॉलम। यहां से आप लाइन ड्रॉ करो, आपकी इंडेक्स फिंगर से सीधी लाइन ड्रॉ करो, मतलब थोड़ा इधर ही रहेगा इंडेक्स फिंगर के सामने से। दूसरी आपकी रिंग फिंगर के साइड से ड्रॉ करो। ये आपकी पूरी की पूरी रिस्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक आपका रेडियल साइड होगा, दैट इज रेडियल कॉलम। एक आपका मिडिल फिंगर के नीचे वाला पार्ट होगा, दैट इज योर द लोकेशन ऑफ कैपिटेट एंड ल्यूनेट। एक बोन आपकी प्रॉक्सिमल रो की, दैट इज द सेकेंड बोन। ल्यूनेट इज द सेकेंड कार्पल ऑफ द प्रॉक्सिमल रो, ठीक है। डिस्टल रो की थर्ड बोन, कैपिटेट इज द थर्ड बोन। उसके पहले कौन सी 2 है? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड 2 है। तो सेंटर कॉलम में क्या मिल रहा है? द सेकेंड प्रॉक्सिमल रो की सेकेंड बोन, दैट इज ल्यूनेट, एंड डिस्टल रो की थर्ड बोन, दैट इज कैपिटेट, ठीक है। और हम पाल्पेशन सबसे इजी होता है, आइडेंटिफिकेशन। अगेन हम कैपिटेट और ल्यूनेट दोनों में से किसी को भी हम एंटीरियर अप्रोच से पाल्पेट नहीं कर सकते। इनको पाल्पेट करना है तो हमें पीछे से आना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्केव वाला, एक तो ये डिस्कस किया, दूसरा एक चीज और है, ये तो रो को डिस्टर्ब कर रहा है कि रो का अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं होता, वो समझ में आ रहा है। दूसरा क्या होता है कि आप अगर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर को कंपेयर करो तो कैसा होता है आपका हाथ? आप ऐसा करके पानी भर सकते हो, लेते हो ना पानी? कभी ऐसा करके किया है? इसमें भर सकता है कोई? हाँ बेटा, इंसान नहीं होगे तो भर लोगे, रात रात में रूप तो नहीं बदलते है। नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपका जितना भी बोनी अरेंजमेंट है वो सारा मिल के आगे एक तो फॉर्म करता है कॉन्केविटी, एंटीरियर साइड से गड्ढा होता है, कॉन्केव होता है, प्लस जो मसल्स अटैचमेंट भी है आपकी थिनार, हाइपोथिनार, सब मिलने के बाद में भी कुछ उसको और ज्यादा अच्छा बना देते हैं उस गड्ढे को। तो यहाँ पे आप फील कर सकते हो कुछ भी, इसकी डेप्थ भी बढ़ा सकते हो थोड़ा हाथ इधर उधर करके, लेकिन आप इधर करके तो कुछ भी कर डालो, कुछ भी नहीं होने वाला। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर तो हो गई, इधर तो हो गया कॉन्केव, गड्ढा हो गया। अब फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। अनार खाया है? कितने लोग अनार खाते हो? कितने लोग खुद से छिल के खाते हो? खुद से छिला है? कैसे काटते हैं उसको? हाँ बेटा, चाकू ही से काटते हैं, दांत से नहीं काटते। आदि मानव हो गए तो पता नहीं, वो जाहिल लोग होते हैं जो पूरा का पूरा काटते हैं, चाकू से काटते हैं। अदरवाइज आप अनार के ऊपर सिर्फ मार्किंग करते हो, कभी जूस वाले को काटते हो वो देख लेना। और सही तरीका वही है, आपको सिर्फ कुछ जितना उसका ऊपर का कवर होता है उसको कट करना होता है, बाकी का राउंड कर दो, उसको तोड़ो तो अलग हो जाता है। और कुछ नए नए लोग जो फ्री का खाते आए हैं वो बैठ के पूरा अनार काटते हैं। हाँ वो ठीक है, वो आधा तो जूस वही निकल जाता है, छोड़ दो। तो उसमें बाद में जो आपकी एक स्लाइस होती है ना, उसमें से कैसे निकालना पड़ता है? आप पीछे से पुश करोगे तो अपने आप अनार, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है? इसी कार्पल जैसा होता है। पीछे से पुश करोगे तो आगे की तरफ क्या होगा? कार्पल की तरह। क्या आपने स्पाइन में भी किया है?
क्यों पैडिंग यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। सर्वाइकल में पैडिंग करवाते हैं, उसके लिए पोजिशनिंग करवाते हैं, लंबर में पैडिंग करवाते हैं। क्या पर्पज होता है कि इधर कॉन्केव है उसको सेपरेट करने के लिए हमें फोर्स चाहिए अपोजिट डायरेक्शन से, लेकिन रिस्ट में ये पॉसिबल नहीं है। इतना डेंस अरेंजमेंट है, इतनी मसल्स है, सॉरी मसल्स तो वही है, बोन इतनी छोटी छोटी बोन है और इतना कॉम्पैक्ट जॉइंट बनता है कि आप मूव भी नहीं कर सकते। तो वो सब चीजें फैसिलिटेट करना वो सब हो ही नहीं सकता। बहरहाल द नेक्स्ट लैंडमार्क इज योर हेमेट जस्ट डिस्टल टू योर पीसी फॉर्म। यहाँ पे पीसी फॉर्म आइडेंटिफाई कर लिया। इससे आगे जाके जब आप, ये पीसी फॉर्म की लोकेशन है, इससे इधर आओगे, यहां पे कहीं पे आप प्रेस करो, दिस इज द लोकेशन ऑफ पीसी फॉर्म। यहीं पे आके आप दबाओ। कुछ दर्द हो रहा है, कुछ बोनी हार्डनेस मिल रही है, थोड़ी सा आगे मूव करना है, और नहीं मिल रहा थोड़ा सा रिस्ट को फिर से पीछे की तरफ एक्सचेंज पोजीशन में रखोगे तो थोड़ा सा आगे की तरफ बल्ज आउट होगा। दैट इज द लोकेशन ऑफ हुक ऑफ द हैमेट। जब एनाटॉमी पढ़ी होगी, एक एक बोन के बारे में इंडिविजुअली पढ़ा होगा, तो कौन सी बोन पे कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन से बोनी लैंडमार्क होते हैं, ये पढ़ा होगा। तो द नेक्स्ट लैंडमार्क और बोनी लैंडमार्क इज योर हुक ऑफ द हैमेट। इसके अलावा फिर रेस्ट ऑफ द कार्पस को हम नहीं पालपेट कर सकते इंटीरियर अप्रोच से। हाँ, इसके अलावा जो कर सकते हैं वो क्या करेंगे, लिगामेंट। बहुत सारे लिगामेंट है, और जिंदगी में पहली बार तुम लोग नाम भी सुन रहे होंगे। तो हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, हम ऊपर ही बात करेंगे। यहां पे एक लिगामेंट दिख रहा है, और एक लिगामेंट यहां पे दिख रहा है, और एक पोजीशन यहां है, लेकिन वो ये फिगर में नहीं है क्योंकि यहाँ प्योर लिगामेंट दिखाया गया है। एक स्ट्रक्चर और होता है विच इज फॉर्म, पूरा का पूरा एक बैंड होता है यहां पे, ठीक है, एक पूरा का पूरा बैंड होता है। टेंडिनी लिगामेंटस स्ट्रक्चर ही होता है, लिगामेंटी की तरह कंसीडर होता है, काम भी उसका वही होता है। क्या बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को, पूरा आपका ये पोर्शन इसके पॉइंट से लेके यहां से लेके पूरा ऐसा रिस्क को कवर करता है, प्रॉक्सिमल रिस्क को। मतलब आप जैसे ही आगे जाओगे, जॉइंट लाइन क्रॉस करोगे, वैसे ही ये एक लोकेशन है आपकी, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन टू आइडेंटिफाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है रिस्क के अराउंड, जो इसकी वजह से हो सकता है। फ्लेक्सर रेटिकुलम का नाम सुना है, दैट इज अ बैंड लाइक स्ट्रक्चर, और उसका काम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टेंडन passes through it, and this is the one of the component which form the your carpal tunnel। पीछे की तरफ से बाउंड्री जितनी भी फ्लोर होता है, साइड की बाउंड्री होती है, these all is formed by your carpals। कुछ कंट्रीब्यूशन रेडियस अल्लाह का होता है फ्लोर बनाने में। आगे का जो रूफ बनाता है वो आपका फ्लेक्सर रेटिकुलम। अगर ये स्ट्रक्चर ना हो तो आप क्या करोगे, आप जैसे ही इसे हाई करोगे वो सारे बैंड गिटार स्ट्रिंग की तरह निकल के बाहर आ जाएंगे, ये जितने भी टेंडन है। एंड अगेन इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज एक्टिंग लाइक अ पुली। पुली पढ़ के आए हो ना, तो ये पुली वाला काम करता है, पीछे रोक के रखता है, और जितने भी टेंडन है, मोस्ट ऑफ द टेंडन पासेस थ्रू इट, और यहीं से आपकी पास होती है। इसी का कंपोनेंट का एक पार्ट होता है और मीडियन नर्व, और अगर इसके साथ में या ये पूरे टनल के किसी भी एक स्ट्रक्चर के साथ में प्रॉब्लम आ जाए, तो अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला ये सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, दैट इज योर नर्व। कोई स्वेलिंग हो जाए, कोई कार्पल का डिसलोकेशन सबलक्सेशन हो जाए, या कोई और प्रॉब्लम हो, लिगामेंट इटसेल्फ फ्लेक्सर रेटिकुलम उसमें कोई टाइटनेस हो जाए,
ठीक है, तो क्या करेगा, अल्टीमेटली इट विल लीड टू द कंप्रेशन और द मीडियन नर्व एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम. When the entrapment is your at the level of wrist, then it is called the carpal tunnel syndrome. समझ में आ गई बात. तो बाकी के दो लिगामेंट हैं, इंपॉर्टेंट लिगामेंट है कि जितनी भी रिस्क की कंडीशन होती है, वेलगस और वेगस स्ट्रेस, जब भी आप कुछ करते हो मैक्सिमम टास्क में आपका ये मूवमेंट होता ही रहता है. इवन आप जब कभी गिरते हो तो आपका सबसे पहले कांटेक्ट में हाथ ही आता है, तो जो भी फोर्स आएगा पहले यहीं पे होगा. आगे की तो डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ इंजरी कैसा है, कितना ज्यादा हो रहा है, इम्पैक्ट कितना है. लेकिन छोटा सा भी कुछ हो जाए सबसे पहले यहीं पे आएगा कांटेक्ट में फॉर प्रोटेक्टिंग द बॉडी. आप ऐसे ही गिरोगे ना, इस पे सपोर्ट लेते हो. तो अक्सर लोगों का होता है कि आपका मेडियल और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, मेडियल मींस योर अल्नार कोलेटरल लिगामेंट, आप यहां पे देख सकते हो कहां से कहां तक स्टार्ट है. अरेंजमेंट इसका दिख रहा है, तो अच्छा खासा गैप यहाँ पे फील होता है और इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली. पिक्चर्स डिस्कस करने का मेन पर्पस है कि एक बार सीन देख सकते हो कि यहाँ पे कितना है, और ऑलमोस्ट ऐसे ही कुछ होता है. एक पीछे गैप भी है. आप जब फोर्स अप्लाई करोगे अल्नर साइड में, तो वो कंसिस्टेंसी जो आपकी लिगामेंट में होती है, जो बार बार रिपीट करते रहते हैं, फर्म इलास्टिक कंसिस्टेंसी, दैट कैन यू फील. नहीं फील हो रहा है, अगेन टेप, जस्ट ब्रिंग इट इन द वेलगस, लेटरल डेविएशन और रेडियल डेविएशन करवा के आप इसको क्या करोगे, टाइट करोगे और फिर उसके ऊपर करोगे. और यहां से बहुत ज्यादा इंटरफेयरिंग दूसरे स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें आप कंफ्यूज हो. बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत सी मसल लिगामेंट मसल्स या टेंडन पास हो रहे हैं. तो बहुत क्लियर स्पेस होता है और यू कैन आइडेंटिफाई दिस लिगामेंट वेरी इजली. अब इसी का काउंटर पार्ट, अगर आप यहाँ पे रेडियल कोलेटरल लिगामेंट की बात करो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, दिख रही प्रॉब्लम, सेम लोकेशन पे आपके दो टेंडन है, ये तीसरा है. यहाँ पे देखोगे गैप दिख रहा है. यहाँ क्या क्या है आपका, एक्सटेंसर, पॉलिसिस ब्रेविस एंड अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस. ये दो टेंडन यहां से पास हो रहे हैं, और ये तीसरा टेंडन कौन सा आपका है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस. तो अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये दोनों एडजेसेंट होते हैं और दोनों क्रॉस करते हैं अबाउट द सेम लोकेशन जहां पे आपका ये लिगामेंट होता है. समझ में आ रही बात? लेटरल कोलेटरल लिगामेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाउ टू शिफ्ट दिस मसल और टेंडन ऑफ द मसल. इधर उधर शिफ्ट करना है. आपने सीधा हाथ रख दिया तो अभी तो आपकी लोकेशन कहां पे है, अभी आप टेंडन के ऊपर हो, उन्हीं दोनों टेंडन के ऊपर हो. तो उसको शिफ्ट करके आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट या लेटरल कोलेटरल लिगामेंट ऑफ द रिस्ट. ठीक है, नाउ दीज आर द मस्कुलर अटैचमेंट. नीचे बहुत ज्यादा है, नीचे वाले पे अभी फोकस नहीं करो, सिर्फ रिस्ट के आसपास फोकस करो. रिस्ट या रिस्ट से ऊपर, यहां से ऊपर देखो, ये सारी मसल्स का एल्बो के टाइम पे भी नाम आ रहा था. वहां पे टू जॉइंट मसल है, सिंगल जॉइंट मसल है, जो भी है. सबसे पहला कौन सा है, रेडियल साइड से देखें, यहां से हमें नहीं दिख रहा है. सबसे किनारे वाला लिगामेंट ये है, सॉरी टेंडन कौन सा है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस. दूसरा इससे एडजेसेंट दूसरा टेंडन कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और फिर अल्टीमेटली
और यहीं पे एक दूसरा भी है फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस, जस्ट एडजेसेंट टू द पाल्मरिस लॉन्गस। यहां पे लेबल नहीं है, लेकिन हम पाल्पेशन में करेंगे। तो कितने हो गए? 5 टेंडन हो गए। फर्स्ट द मोस्ट लेटरल टेंडन, आप रिस्ट से इधर से अगर पाल्पेशन स्टार्ट करोगे तो यू विल एनकाउंटर द फर्स्ट टेंडन, दैट विल बी योर टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। दूसरा टेंडन फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। तीसरा टेंडन palmaris longus and flexor digitorum superficialis, and last tendon is your flexor carpi ulnaris. हम फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस भी पहले भी कर चुके हैं एज अ एग्जांपल कि आप जब किसी फॉर्म को आइडेंटिफाई करते हो तो 2 मेथड है आपके पास। या तो किसी फॉर्म को सीधे सीधे आइडेंटिफाई कर लो, ज्यादातर सीधे ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बहुत इजी है, बहुत प्रोमिनेंट बोनी स्ट्रक्चर है, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमें नहीं लगता कोई यहाँ पे बैठा है जिसके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो। आप इस मोनी प्रोट्रूजन को या एलिवेशन को आप फील कर सकते हो। अब अगर आप टेंडन के बारे में श्योर नहीं हो या कंफ्यूज हो रहे हो कि ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस का टेंडन है या कोई और है, अगर आपने यहाँ पे सीधे किया, आपको हो सकता है कोई दूसरा टेंडन भी मिले, आपका पाल्पेशन प्रॉपर नहीं है, तो है ना दूसरा रास्ता है। पहला पीसी फॉर्म आइडेंटिफाई कर लो और उसके बाद उस मसल का एक्शन करवाना है, अल्नर डेविएशन एंड फ्लेक्शन। मेक अ फेस लाइक दिस, अल्नर डेविएशन एंड फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट। ये अल्नर डेविएशन है, ये फ्लेक्शन है, ये करवाना है। और यहाँ पे जो सबसे किनारे की तरफ आपका टेंडन परमानेंट होगा वो आपका फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस होगा। या पीसी फॉर्म पल्पेट करो और बस जो भी आपको कार्ड लाइक स्ट्रक्चर या रोप लाइक स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हुए चले जाओ। दैट विल बी द लोकेशन ऑफ योर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस।